नमस्ते। भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावित प्रश्नों की श्रृंखला में पुनः एक बार स्वागत है। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसमें 4 लेक्चर कवर किए हैं और 4 लेक्चर में अब तक मैंने इसमें जो बेसिक है इकोनॉमिक्स की और साथ में जो राष्ट्रीय आय है प्लस उसमें आय योजना से संबंधित कुछ जो प्रश्न है, उसके बाद फिर इसमें नीति आयोग से संबंधित प्रश्न, उसके बाद फिर जो है मनरेगा और जी राम जी संबंधित प्रश्नों को मैंने कवर किया है। चूंकि जो अभी जो आगामी जो सप्ताह है, मतलब जो अभी जो इस सप्ताह जो की बात कर रहा हूँ, मतलब चूंकि आज 28 जनवरी है और इसके बाद जानते हैं कि आज से जो है भारत में संसद का बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है। प्रारंभ हो चुका है एक्चुअल में, राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ में ये। अब उसमें तो जो है बहुत सारी एक्टिविटी होते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो बजट सत्र जो है ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है एक तो जो है भारत के राष्ट्रपति के जो है संयुक्त अभिभाषण से, सदन के दोनों सदनों को संयुक्त अभिभाषण से बजट जो सत्र है वो प्रारंभ होता है। इसके बाद इसी क्रम में आर्थिक समीक्षा भी सदन के पटल पर रखा जाता है। और इसके बाद में जो है जैसे कि निश्चित है कि 1 फरवरी 2026 को, हालांकि उस दिन संडे है के बावजूद भी जो है संसद में बजट पेश किया जाएगा 2026-27 का। तो ये जो है सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो। वो ऐसे तो बजट के बारे में जो है काफी सारे बातें जानते हैं, पर बहुत मौलिक बात यहाँ होती है कि बजट किसी भी जो है देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें उनकी जो है आर्थिक दस्तावेज में जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से बजट जो है एक बहुत महत्वपूर्ण एक नीतिगत दृष्टिकोण कह सकते हैं, नीतिगत दस्तावेज होता है। जिसमें जिसमें केंद्र सरकार का हो तो केंद्र के मामलों में, और यदि वहां राज्य सरकार का है तो राज्य के मामलों में उनकी कुल आय, मतलब उनकी कुल प्राप्ति, और साथ में कुल व्यय, मतलब कितने किन किन मदों पर कहां पर खर्च करना है, उनका पूरा ब्यौरा होता है। तो इस प्रकार से बजट जो है बेसिकली क्या हुआ, वो सरकार का मतलब जैसे कि भारत सरकार का एक वित्तीय वर्ष में जितनी प्राप्ति हुआ है उनका, और साथ में कहां कहां पर वो खर्च करने वाले हैं उनका एक लोखा जोखा होता है। उसी को हम सामान्य भाषा में कहते हैं बजट। तो आज के सेशन में जो है मैं मुख्य रूप से जो डिस्कस करूंगा, जो प्रश्न होंगे हमारे पास में, वो बजट से संबंधित है। राजकोषीय नीति से संबंधित है, क्योंकि इसका संबंध राज्य के कोष से है, भारत सरकार के कोष से है, उनके फंड से है। इसीलिए इसके प्रबंधन की जो नीति होती है उसे बोलते हैं राजकोषीय नीति। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो भारत में जो है मुख्य रूप से, मतलब इकोनॉमिक बेसिस पर अगर कहा जाए तो एक उसमें राजकोषीय नीति होता है, दूसरा उसमें मौद्रिक नीति होता है। एग्जाम में जो है कई बार जो है बहुत सामान्य पूछते हैं कि राजकोषीय नीति क्या होती है और मौद्रिक नीति क्या होती है, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में क्या अंतर होता है। तो बहुत सामान्य बात ये है कि मुद्रा मुद्रा के प्रबंधन की जो नीति होती है, मतलब कितनी मात्रा में मुद्रा अर्थव्यवस्था में रहेगा, कितनी मात्रा में मुद्रा वहां से बाहर निकलेगा, इसकी पूरी प्रबंधन की जो नीति होती है उसे बोलते हैं मौद्रिक नीति, जिसका संचालन जो है भारत का जैसे कि जो केंद्रीय बैंक है हमारा, मींस आरबीआई, उनके द्वारा संचालित किया जाता है। जबकि जो वित्त है, मतलब धन धन जो है उसका वितरण किस प्रकार का होगा, धन का वितरण किस प्रकार का होगा, इसके निर्धारण के लिए भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है वो एक बजट पेश करते हैं। उसी में एक प्रकार से कह सकते हैं उसमें राज्य के कोष के प्रबंधन की नीति होती है, जिसे बोलते हैं राजकोषीय नीति। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो बजट बेसिकली राज्य के कोष के प्रबंधन की नीति है, इसीलिए उनको हम राजकोषीय नीति भी कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि राजकोषीय नीति का संचालन इस तरफ भारत सरकार के द्वारा किया जाता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, और जैसे बताया मैंने कि मुद्रा का प्रबंधन जो है इस तरफ आरबीआई करता है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं मुख्य रूप से वो जो है राजकोषीय नीति, मतलब बजट से संबंधित है। तो आज मैं जितने क्वेश्चन लिया हूं उनका सीधा संबंध बजट से है, क्योंकि बजट अभी जस्ट पारित होने को है, मीन्स संडे को पेश किया जाएगा, पारित भी कर दिया जाएगा आगे चल करके। तो इसीलिए मैं जो है उनको अर्थव्यवस्था के इस सेशन में जो है मैं थोड़ा सा पहले जो है, हालांकि मुझे इसके पहले इसमें कृषि भी और साथ में सेवा और कृषि, उद्योग, सेवा, गरीबी, बेरोजगारी,
ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारी चीजों को क्वेश्चन कवर करने हैं। मगर मैंने सोचा कि बजट को पहले पढ़ लिया जाए, क्योंकि अभी जस्ट ये अभी कंटेम्प्रेरी सिनारियो में भी है और सुर्खियों में भी है, इसीलिए बजट से संबंधित काफी प्रश्न कवर करने हैं आज। इसमें बहुत सारे प्रश्न मैंने लिया हूं इसमें, जिनका संबंध जो है सीधे बजट से है, और जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बहुत बेसिक से लेकर के इसमें बहुत जो, और जैसे कि पीएससी के पैटर्न है कि कॉम्प्लिकेटेड टाइप का मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, तो उसी पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चन है ये। कुछ उसमें वल्नरल बेसिस पे है और कुछ उसमें मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड भी है। तो जैसे चलते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज के लिए, और चूंकि इसके पहले ऑलरेडी मैंने इसमें करीब 75 क्वेश्चन तो सॉल्व कर रखा है अर्थव्यवस्था का, तो इसी कड़ी में जो है आज के लिए पहला क्वेश्चन, और अब तक में 76 क्वेश्चन, 76वां क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर बहुत बेसिक पूछ रहे हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में प्रावधान है? देखो, बहुत स्वाभाविक है, अगर बजट भी है तो इसके बारे में जो है भारत के संविधान में प्रावधान है निश्चित रूप से। भारत के संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 112, और अनुच्छेद 112 में हालांकि बजट शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं किया गया है, मगर उसमें एक शब्द प्रयोग किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में रखवाएगा, ये प्रावधान है। मतलब प्रावधान ये है इसमें कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में, मींस लोकसभा में प्लस राज्यसभा में, उनको रखवाएगा, खुद नहीं रखेगा। ये कोई प्रधानमंत्री का निर्देश है ऐसा नहीं है, ये राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार संसद के दोनों सदन में रखवाएगा उनको। और रखने वाला कौन होंगे? तो बहुत स्वाभाविक है, वित्त मंत्री। तो एग्जैक्टली जो है इसी के बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में प्रावधान है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में अनुमानित प्राप्तियां और अनुमानित व्यय का एक ब्यौरा रखेंगे, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाएगा। इसी को हम आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। इसी के बारे में प्रावधान है, प्रश्न इसी के बारे में। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में प्रावधान है? तो इसमें जैसे कि अनुच्छेद 10 दे रखा है। अनुच्छेद 10 जो है ये तो धन विधेयक से संबंधित है, इसमें धन विधेयक की इसमें परिभाषा दे रखा है, तो ये इसमें नहीं आएगा। दूसरा अनुच्छेद 111 है, इसमें जो है विधेयकों की अनुमति के बारे में है। मतलब अनुमति मतलब राष्ट्रपति किस प्रकार से किसी पर्टिकुलर विधेयक को अनुमति देंगे और क्या स्थिति होगी उनके बारे में। यहीं पर जो है अनुच्छेद 112 है, इसी में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, यही इनका उल्लेख मिलता है। तो उत्तर कौन सा जाएगा हमारा? सी। और जैसे अगर देखें अनुच्छेद 117 में, तो इसमें जो है वित्त विधेयक से संबंधित प्रावधान है, मींस फाइनेंस बिल से संबंधित। तो उत्तर कौन सा जाएगा हमारा? सी। तो ये अच्छे से ध्यान में रखना है कि बजट से संबंधित जो संवैधानिक टर्म्स है, जो शब्दावली है, उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है, और जिनका संबंध सीधे तौर पे अनुच्छेद 112 में है। तो ये तो उत्तर आ गया हमारा सी। अगला प्रश्न, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उनके साथ अन्य विवरण निम्नलिखित में किसके अनुपालन में प्रस्तुत करते हैं? जैसे मैंने जस्ट ही बताया कि राष्ट्रपति के अनुदेश पर एक प्रकार से कर सकते हैं। संविधान को जो है संविधान ने अधिकार दिया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में वहां अनुमानित प्राप्ति और अनुमानित व्यय उनका ब्यौरा रखे, उसी को हम वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। तो स्वाभाविक है राष्ट्रपति ने जो वित्त जो है संबंधित मामलों को उसको देखरेख करने के लिए, उसके मामले के जो है प्रबंधन के लिए वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्त मंत्री की नियुक्ति किया गया है। तो बहुत स्वाभाविक है कि बजट को सदन में पेश करने का काम, हालांकि पेश करवाएगा कौन? राष्ट्रपति पेश करवाएगा, मगर पेश करने का काम कौन करेंगे? वित्त मंत्री करेंगे। मगर साथ में प्रश्न ये है, पूछ रहा है कि बजट के प्रस्तुत करते हुए उनके साथ अन्य विवरण मतलब बजट के साथ साथ, वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ साथ इसमें और
क्या क्या प्रस्तुत करते हैं? अन्य विवरण में किसके अनुपालन में? तो किसके अनुपालन में करते हैं? तो इसकी बात पूछ, पहले बताया कि बजट मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण जो है सीधे तौर पे अनुच्छेद 112 के अंतर्गत कर दिया गया, ये तो ठीक है। मगर इसमें कौन सा है? वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कर रहा हूं मैं, ये तो इसके बारे में हो गया अनुच्छेद 112 में। मगर इसके अलावा इसमें और भी डॉक्यूमेंट होते हैं जब बजट के साथ पेश किया जाता है। तो उनमें जैसे एक जो डॉक्यूमेंट होता है, एक तो खुद वित्त मंत्री का भाषण होता है सबसे इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ उसमें अनुदान मांग भी प्रस्तुत किया जाता है। इनके साथ साथ उसमें अनुदान मांग के साथ साथ उनमें जो है जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट जो फ्रेमवर्क है जिनको हम कहते हैं, मतलब एक 2003 में भारत की संसद ने कानून बनाया था जिनको कहते हैं हम एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट मतलब ये बोलते हैं उनको राजकोषीय फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं। एफआरबीएम एक्ट है, ये 2003 का एक्ट है। इसके अंतर्गत ये संसद ने बनाया 2003 में। इसमें प्रावधान किया गया, इसको हिंदी में अगर कहें, इंग्लिश में कहेंगे तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं। इंग्लिश हिंदी में कहेंगे तो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। इसी अधिनियम में प्रावधान किया गया कि बजट के साथ साथ वित्त मंत्री जो है उसमें अपने भाषण को भी प्रस्तुत करेगा, अनुदान मांग प्रस्तुत करेगा, वित्त विधेयक प्रस्तुत करेगा, प्लस उसमें राजकोषीय प्रबंधन के जो डॉक्यूमेंट है, फिस्कल जो है, फिस्कल जो फ्रेमवर्क है उनको भी प्रस्तुत करेगा। और उसी में जो है राजस्व घाटा कितना हो रहा है उसको हम आगामी समय तक कितने कम करने का प्लान है, राजकोषीय घाटा वो अभी वर्तमान में क्या है, आगे समय में कैसे हम उसको मिटिगेट करेंगे, प्राथमिक घाटा कितना है और आगे कितने समय में उनको मिटिगेट करेंगे मतलब कम करेंगे। तो ये सबके बारे में ब्यौरा लिखा होता है उस बजट डॉक्यूमेंट के साथ में जो अन्य डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है उसमें। ये प्रावधान अनुच्छेद 112 में नहीं है। इसके लिए भारत की संसद ने कानून बनाया 2003 में जिसे हम कहते हैं एफआरबीएम एक्ट 2003। तो ये एग्जैक्टली क्या उत्तर आएगा? डी। डी मतलब क्या हुआ कि वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उनके साथ अन्य विवरण निम्नलिखित में से किसके अनुपालन में? तो किसके अनुपालन में? राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2000 के प्रावधानों की वजह से वहां ये सब डॉक्यूमेंट भी सदन में प्रस्तुत करता है। तो उत्तर कौन सा जाएगा हमारा? डी। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है? देखो जस्ट मैंने बताया कि राजकोषीय नीति और एक होता है नीति मौद्रिक नीति। दोनों को साथ में तो डिफरेंस लेके अगर बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। मौद्रिक नीति, देखो मुद्रा के प्रबंधन की नीति भारत की अर्थव्यवस्था है। अब इस अर्थव्यवस्था में मुद्रा कितनी मात्रा में रहेगा, कितना वहां से बाहर निकालना है, ये सब निर्णय जो है आरबीआई करता है। मुद्रा के प्रबंधन के पूरी व्यवस्था ये आरबीआई करता है। इसीलिए वो व्यवस्था के प्रबंधन के लिए जो नीति अपनाती है आरबीआई, उसे कहते हैं मौद्रिक नीति। स्वाभाविक है, प्रत्येक 2 महीने में होता है, उसके बाद फिर 6 माह भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर एनुअल बेसिस पर भी कहते हैं। तो वो तो जो है आरबीआई का पाला है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर मुद्रा या तो बाजार से जाएगा या फिर बाजार में आएगा। ये मुद्रा की मात्रा को प्रभावित कर रहा है, मुद्रा की मात्रा को प्रभावित कर रहा है, क्वांटिटी को प्रभावित कर रहा है। जबकि दूसरी बातें जो कह रहे हैं राजकोषीय मतलब ये है कि ये एक्चुअल में जो है ये भारत में जो वित्त का वितरण है, मतलब धन का जो वितरण है वो किसके पास में है और किसके पास है और किसके पास में रहेगा, जब उसके वितरण को जो है कह सकते हैं फिर से हम निर्धारित करते हैं। ये बेसिकली बजट में होता क्या है, कर लगाते हैं, कुछ नया कर लगा दिया, कर में छूट दे दिया या फिर बढ़ा दिया, तो बेसिकली क्या हुआ, सरकार को प्राप्त हुआ राजस्व, सरकार के खाते में गया और उसी पैसे को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से वहां जो कमजोर वर्ग है समाज का या फिर कोई विकासात्मक गतिविधियों को संचालित करना है उसी में सरकार खर्च करता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो है कोई यहाँ पर राजस्व जो है बाहर से नहीं आ रहा है, पैसा और अर्थव्यवस्था नहीं डाल रहे हैं, यहाँ से कोई पैसा बाहर नहीं निकल रहा है।
ऐसा कोई पैसा यहां बाहर नहीं निकल रहा है, बल्कि एग्जैक्टली यहां पर यह हो रहा है कि पैसा जो है इनका वितरण में परिवर्तन आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी की बात कर रहा हूं मैं, और यहां पर अब क्वांटिटी ऑफ मनी की बात कर रहा हूं मैं। तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुद्रा का कम और ज्यादा हो सकता है, मुद्रा की मात्रा कम और ज्यादा हो सकता है, जबकि जो है राजकोषीय नीति के अंतर्गत मुद्रा की मात्रा कम ज्यादा नहीं होता, बल्कि उनके वितरण में फर्क आता है। इसीलिए जो है भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार, मुद्रा के मात्रा के प्रबंधन के लिए वो तो मौद्रिक नीति हो गया, मगर राज्य के कोष के प्रबंधन के लिए कितनी पैसे प्राप्त हो रही है और उस पैसे को कहां कहां पर खर्च करना है, इसके वितरण के लिए जो नीति अपनाता है, उस नीति को कहते हैं राजकोषीय नीति। इसी नीति को बनाने के लिए, या फिर एक प्रकार से बजट कहा जाए, इसके प्रबंधन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हमारे पास एक संस्था है वित्त मंत्रालय। पूरी तरह से जिम्मेदार संस्था है वित्त मंत्रालय। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कुल मिलाकर 6 विभाग है। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण विभाग, ऐसे तो सभी विभाग महत्वपूर्ण है, मगर उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है आर्थिक मामलों की विभाग। और आर्थिक मामलों की विभाग से संबंधित उसमें जो है एक छोटा सा उनका विंग है, जिनको बोलते हैं इकोनॉमिक विंग कहते हैं, और उसी में एक प्रभाग है जिनको बोलते हैं बजट प्रभाग। वो जो है बजट को बनाने का काम करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये सीधे तौर पे किससे संबंध है, वित्त मंत्रालय से संबंधित है। इसका संबंध जो है भारतीय रिजर्व बैंक से बिल्कुल भी नहीं है, इनका संबंध वित्त आयोग से बिल्कुल भी नहीं है, इनका संबंध नीति आयोग से बिल्कुल भी नहीं है। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा, डी। अगला प्रश्न, राजकोषीय नीति का संबंध निम्नांकित में से किससे है। बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा है भाई, सिर्फ इतना पूछ रहा है भाई, राजकोषीय नीति, इनका संबंध 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और इनमें से किससे है ये पूछ रहा है। देख लेते हैं। मुद्रा के उस मात्रा से जो बैंक अर्थतंत्र में डालते हैं, जैसे मैंने बताया ये काम जो है आरबीआई करता है, जिसे हम मौद्रिक नीति के अंतर्गत कहते हैं, तो ये तो इसमें नहीं आने वाला है। दूसरा, यहां तक चौथा देख लेता हूं, देश की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधों के बारे में नीति, ये तो बिल्कुल इससे कोई संबंध ही नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। शेयर बाजारों को नियंत्रित करने संबंधी नीति, इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। राजकोषीय नीति का मतलब होता है कर लगाने, नए कर लगाने, या फिर शासन के व्यय से संबंधित नीति। मतलब बजट में एक्चुअल में अगर कहा जाए, या फिर जो राजकोषीय नीति जो कहते हैं, राजकोषीय नीति बहुत सामान्य भाषा में जिनको हम कह देंगे इसमें, चलो इसको बजट अगर मालूम मैं कह दूं, बजट अगर ऐसा कह दूं मैं, बजट, तो बजट बेसिकली क्या होता है, इसमें एक तो प्राप्ति होता है, प्राप्ति, और दूसरा होता है इनमें व्यय होता है, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। प्राप्ति को भी कई प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, इनको आप राजस्व प्राप्ति भी कह सकते हो, और दूसरा जो इनको पूंजीगत प्राप्ति भी कह सकते हो, पूंजीगत प्राप्ति। व्यय को भी जो है आप इसमें राजस्व व्यय भी कह सकते हैं, और साथ में जो है इसको पूंजीगत व्यय भी कह सकते हैं। वर्गीकरण का ये भी तरीका होता है। अब राजस्व प्राप्ति हो गया, पूंजीगत राजस्व प्राप्ति हो गया, पूंजीगत प्राप्ति हो गया, राजस्व व्यय हो गया, पूंजीगत व्यय हो गया। अब राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत इसमें कर राजस्व भी हो सकता है, और साथ में गैर कर राजस्व भी हो सकता है। देखो मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, जिसमें बहुत ब्रीफिंग में लेते जा रहा हूं मैं। तो ये एक्चुअल में बजट की संरचना इस प्रकार की होती है, प्राप्ति और व्यय। प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, व्यय में राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत व्यय में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ये एक्चुअली बजट की संरचना होती है। अब इसी में बताया मैंने, कर है तो स्वाभाविक है कर, उसमें अब ये जो है प्रत्यक्ष कर हो सकता है या फिर वो अप्रत्यक्ष कर हो सकता है। अब प्रत्यक्ष कर में जानते हैं इसमें इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर है, निगम कर प्रत्यक्ष कर है, ये तो आयकर प्रत्यक्ष कर है, मतलब उसमें तीनों कर प्रत्यक्ष कर हो गया। अप्रत्यक्ष कर का मतलब जैसे कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जैसे कि जीएसटी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें से ये जो अप्रत्यक्ष कर है। सर्विस टैक्स था तो जीएसटी उसी दायरे में आ गया है। तो एक प्रकार से जो है कर में तो ठीक ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये एक्चुअली बजट की संरचना होती है। इसका मतलब ये है इसी की पूरे प्रबंधन की जो नीति होती है उससे बोलते हैं राजकीय नीति। इसका मतलब इसमें कर लगाने, कर को कम करने, घटाने बढ़ाने, किसी को समाप्त करने,
इन सबसे संबंधित के साथ साथ कितना पैसा कहां कहां किन किन मदों में खर्च करना है, ये सबका ब्यौरा, इससे संबंधित नीति होती है राजकोषीय नीति। उत्तर कौन सा आएगा हमारा? बी। अगला प्रश्न, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है। केंद्रीय बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो इस प्रकार से प्रश्न अगर आते हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। देखो प्रश्न बनते हैं, बस थोड़ा शांति से दिमाग को शांत रख करके थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है। भाई अपने जितना अनुभव है उनको उपयोग कीजिए ना। दो दो घंटे मिले आपको अपनी लाइफ का एग्जाम में, प्रारंभिक परीक्षा के में 2 घंटे। अब 2 घंटे जो है वो समझो कि आपके एग्जाम के लिए, आपके आपके लाइफ के लिए बहुत गेम चेंजर हो सकता है। वही 2 घंटे डिसाइड करने वाले हैं कि आप मेंस देने वाले हैं या फिर नहीं देने वाले हैं। अब वो मेंस देने वाले नहीं देने वाले, जब प्रारंभिक परीक्षा डिसाइड करने वाले हैं, तो उसमें कुल मिलाकर कितने प्रश्न? 100 प्रश्न है। और 100 प्रश्न, चलो 7 से 8 प्रश्न अगर अर्थव्यवस्था से आ गया अगर मान लो, तो उनमें से हर एक प्रश्न और मान लो प्रश्न अगर यही है तो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि एग्जाम निकालना। तो एक एक प्रश्न उतने इंपॉर्टेंट। अब देखो यह प्रश्न दे रखा हो कितनी इंपॉर्टेंट और बहुत स्मार्टली प्रश्न बनाया हुआ है। केंद्रीय बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। प्रधानमंत्री की ओर से, जबकि जैसे थोड़े पहले बताया मैंने कि संविधान के अनुच्छेद 112 है, अनुच्छेद 112 में स्पष्ट प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्ति और अनुमानित व्यय उनका ब्यौरा रखवाएगा। तो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि रखवाने वाला कौन है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति है। तो ये पहले स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। अब स्वाभाविक इसमें जब ए नहीं आ रहा है तो इसमें ए भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा। अब बच गए कौन? बी और डी। 50-50 पहुंच चुके हैं, मतलब 100% इनको जो है सॉल्व करना ही है। देखो कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसके हर एक डायमेंशन को पढ़ते समय कवर किया हुआ है, प्रश्नों को भी हमने सॉल्व किया हुआ है, बार बार तथ्यों को रिवीजन किया है, तो 100% प्रश्न बनते हैं। इसीलिए तो है मेरा मानना है कि पूरे जितने भी सिलेबस में सब्जेक्ट है हमारा, उनको थॉरोली पढ़ डालिए, रिवीजन कीजिए। उससे संबंधित प्रश्न कैसे आए हैं, क्या और प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उनको बार बार जो है उनको रिवाइज कीजिए, एमसीक्यूज कीजिए। उससे जो है गलतियों की मात्रा कम होती है। इसीलिए मेरा मानना है कि पूरे सिलेबस को एक बार वाइडली पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे कि अगर ऐसे प्रश्न आया तो बहुत आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा ध्यान से करने की आवश्यकता है। अब दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर मतलब यूनियन की बात कर रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति अनुशंसा के बिना, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना मांग नहीं किया जा सकता। मांग का मतलब क्या है? जिनको मतलब अनुदान की मांग, मतलब ग्रांट बोलते हैं, एक्चुअल में ग्रांट बोलते हैं उनको, ग्रांट डिमांड कहते हैं। ये तो संविधान में प्रावधान है कि भी अगर सरकार को उस पैसे खर्च करना है तो संसद से मांगेगा, संसद अनुमति देगा कि भारत की संचित जितना पैसा निकालना है तभी निकालेगा। तो उसी के बारे में कह रहे हैं। तो यहां पर किसकी अनुमति की बात कह रहे हैं? यहां पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर, अनुशंसा मतलब उसके रिकमेंडेशन पर जो है, रिकमेंडेशन के बिना अनुदान मांग नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखो वहां पर पहले में दिख रखा है, पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गया है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका मतलब उत्तर कौन सा आने वाला है हमारा? बी। तो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया है? ऐसे तो जानते हैं कि बहुत पहले से जो है भारत सरकार के द्वारा, मतलब ब्रिटिश एरा से ही रेल मंत्रालय, चूंकि उनके लिए प्रॉफिटेबल बहुत अच्छा मंत्रालय हुआ करता था, इसीलिए जो है रेल मंत्रालय के बजट को अलग से पेश किया जाता था। भारत की आजादी के बाद भी जो है यही परंपरा बना रहा कि आम बजट जो होता है उसके साथ में जो है रेल बजट को अलग से पेश किया जाता है, मतलब उसको दोनों को एक साथ मर्ज करके नहीं पेश किया जाता। मगर इस परंपरा को जो है 2017 में समाप्त कर दिया गया और व्यवस्था किया गया कि भाई रेल बजट जो है कोई अलग से उनका बजट नहीं होना चाहिए, वो आम बजट का हिस्सा होना चाहिए। आम बजट के साथ ही जो है उसी में मर्ज करके रेल बजट को भी कितना उनको जो है उसको कितना आय और कितना व्यय हो रहा है वो सब इसी में एक साथ में देखा जाएगा। इसीलिए 2000 सरकार में भारत सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया कि रेल बजट को आम बजट में मिला दिया जाए। उसके बाद पहली बार 2017 के बजट में, 17-18 के बजट में पहली बार जो है
रेल बजट को आम बजट के साथ मर्ज करके पेश किया गया। तो उत्तर कौन सा आएगा हमारा? डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है? जैसे मैंने अभी तक बता चुका, उसमें ये तो समझ में आ चुका है, राजकोषीय नीति का मतलब ये है कि ये राज्य के कोष, कोष मतलब फंड, फंड के प्रबंधन की नीति है राजकोषीय नीति, यही होता है। अब कोष के प्रबंधन कैसे करेंगे? कर के माध्यम से करेंगे, टैक्स के माध्यम से करेंगे, बहुत स्वाभाविक है। अब टैक्स या तो कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं या फिर उनको खत्म कर सकते हैं, यही होगा। अगर टैक्स की मात्रा बढ़ाएंगे तो सरकार को हो सकता है ज्यादा मात्रा में राजस्व प्राप्त हो, बढ़ाएंगे तो ज्यादा मात्रा में सरकार को राजस्व प्राप्त हो, घटाएंगे तो हो सकता है सरकार को उसकी राजस्व मात्रा कम हो जाए। जैसे अभी अगर देखिए इसी क्रम में जीएसटी 2.0, जीएसटी 2.0 अगर देखें तो ठीक है, पहले उसमें 4 स्लैब हुआ करते थे, उसमें 5%, 12%, 18%, 28% हुआ करता था, मगर अब उनको जो है सितंबर से जो है उनको 2 स्लैब में कर दिया गया है। तो स्वाभाविक रूप से क्या हुआ कि अब जीएसटी का दर की जो दर है वो कम हो गया, तो इसके हो सकता है कि सरकार को जो है राजस्व प्राप्ति कम हो, ये संभावना बनती है इस प्रकार से। ये अलग बात है कि उसको हम किसी और तरीके से मैनेज कर ले, वो अलग बात होती है। तो इसी के बारे में कह रहे हैं। अब स्वाभाविक तो उसमें राजकोषीय नीति के जो उपकरण के रूप में कौन आ रहा है? कर। अब इसी में अगर मान लो मैं ये कहूं, जैसे उसमें एक दे रखा है बैंक दर। अब बैंक दर, बैंक दर का मतलब किसकी बात हो रही है भाई? ये बैंक रेट जो है, ये तो एक्चुअल में आरबीआई जो है, जो बैंकों को जो कर्ज देता है, जिनको रीडिस्काउंटेड कहते हैं, जो कर्ज देते हैं, उस पर जो कर लगाता, उस पर जो ब्याज लगता है, ये उसके बारे में बात कर रहा है। मतलब आरबीआई जो है छोटे बैंकों को, बहुत सामान्य बता रहा हूं मैं ये, आरबीआई छोटे बैंकों को जो कर्ज देता है उसके बदले वो ब्याज देता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बैंक दर। सामान्य बातें हैं ये, तो ये तो इसमें नहीं आने वाला है। दूसरी इसमें क्या है? दूसरी इसमें क्या है? नगद आरक्षी अनुपात, जिनको हम CRR कहते हैं, केस रिजर्व रेशियो कहते हैं। देखो ये केस रिजर्व, नगद आरक्षी अनुपात, ये केस रिजर्व रेशियो CRR जो कह रहा हूं, ये एक्चुअल में जो है मौद्रिक प्रबंधन की उपाय है, ये उनके टूल है, ना कि जो है ना कि जो है इस तरफ राजकोषीय प्रबंधन के टूल, वो सब जो है आरबीआई करता है। इसी में जो है जो साख सीमा, साख सीमा मतलब क्या होता है? इनको क्रेडिट लिमिट कहते हैं एक्चुअल में वो। और ये क्रेडिट लिमिट का मतलब ये भी है कि आरबीआई जो है वो अन्य बैंक की साख किस सीमा तक वहां कर्ज दे सकता है, कितनी मात्रा में उनकी किस प्रकार से ब्याज के प्रबंधन किया जाएगा, ये सब का संबंध जो है आरबीआई के मौद्रिक नीति से है। इन दोनों का संबंध, बी का और ना ही सी का, इन तीनों का संबंध जो है एक्चुअल में आरबीआई के मौद्रिक नीति से है। राजकोषीय नीति का संबंध या उनके उपकरण के रूप में केवल ये कर होता है। अब कर, चाहे वहां प्रत्यक्ष कर हो, चाहे वहां अप्रत्यक्ष कर हो, चाहे वहां जो है इनकम टैक्स हो, चाहे वहां जीएसटी हो, चाहे वहां कारपोरेट टैक्स हो, ये उसी की बात हो रही। मतलब ये सब एक्चुअल में जितनी भी कर है वही एक्चुअल में राजकोषीय प्रबंधन के उपकरण है। जबकि मौद्रिक प्रबंधन के उपकरण में जैसे बताया बैंक दर है, CRR है, SLR भी होता है, वैसी रेपो रेट होता है, रिजर्व रेपो रेट होता है, साथ में जो है उसमें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF भी होता है, और भी कई सारे इनमें से। तो वो एक्चुअल में किससे होता है? मौद्रिक नीति संबंधित। तो यहां पर उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा? डी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? देखो जस्ट उल्टा प्रश्न है ये। अभी थोड़ा देर पहले पूछा था मैंने इसमें कि राजकोषीय नीति के उपकरण क्या है, उसमें हमने कर को बताया था, ये उनके उपकरण है। अब पूछ रहे राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, क्या नहीं है? 4 यहां पर दे रखा है। अब जैसे कि यहां पर क्या दे रखा है, एक तो पहले दे रखा है, चलो हम यहां देते हैं करारोपण। करारोपण का मतलब क्या होता है? कर लगाना, कर लगाना, टैक्स इम्पोजमेंट कहते हैं। तो कर लगाने का मतलब क्या हुआ भाई? जैसे कि अगर चलो नया कर लगा दिए आपने, या फिर चलो कोई पुराना कर था उसको बढ़ा दिए आपने, या फिर घटा दिया, तो यहां तो बढ़ाने की बात हो रही है, फिर नए कर लगाने की बात हो रही है। जैसे कि 1 जनवरी 2017 से पहले जीएसटी नाम का कर लगाया गया। 1 जनवरी 2017 में जीएसटी नाम का कर लगाया गया। जीएसटी मतलब क्या बताया मैंने? जीएसटी मतलब क्या होता है?
गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब गुड्स वस्तुओं और सर्विसेज मतलब सेवाओं, तो वस्तु और सेवा पर टैक्स जिनको बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक्चुअल में अप्रत्यक्ष कर है। ये एक्चुअल में क्या है? अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है, जिनमें वस्तुओं पर प्लस सेवाओं पर उन पर कर लगता है। तो स्वाभाविक ये तो राजकोषीय नीति का हिस्सा है, बहुत स्वाभाविक है। उसके बाद इसी में दे रखा है हीनार्थ प्रबंधन, इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग के मतलब उसको हिंदी में अगर कहेंगे तो उसमें हीनार्थ प्रबंधन। अब थोड़ा सा इनको समझते हैं क्या होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग या फिर हीनार्थ प्रबंधन। एक्चुअल में ऐसा होता है, जैसे कि मैंने बताया कि बजट में बेसिकली होता है क्या है कि बजट में जो है इस तरह टोटल प्राप्ति होता है और टोटल व्यय होता है। प्राप्ति और व्यय, और प्राप्ति में पहले बता चुका हूं कि इसमें यहाँ पर राजस्व प्राप्ति होता है और साथ में जिसमें पूंजीगत प्राप्ति होता है, पूंजीगत प्राप्ति। और राजस्व प्राप्ति में अगर देखेंगे तो प्रत्यक्ष कर भी हो सकता है और साथ में यहाँ अप्रत्यक्ष कर भी हो सकता है, इस तरह से। अब पूंजीगत प्राप्ति में जो है बहुत सारे मत सम्मिलित होते हैं, उनको तो बता दूंगा मैं। दूसरा व्यय में, तो व्यय को हम कैसे कर सकते हैं? इनको राजस्व व्यय और साथ में पूंजीगत व्यय, ये वर्गीकरण का तरीका है। ये पूंजीगत व्यय, ये वर्गीकरण तरीका है। अब देखो, अब बहुत सामान्य भाषा में अगर ऐसा कहा जाए, चलो ठीक है हमने सोचे थे कि हम 100 रुपये प्राप्त करेंगे और हम 100 रुपया स्वाभाविक है जितना पैसा प्राप्त करेंगे उतना ही खर्च करेंगे, मगर हमने सोचे थे कि 100 रुपये मिलेगा हमें इस वित्तीय वर्ष में, आगामी जो वित्तीय वर्ष है उसमें, और हमने यदि मान लो जो है केवल और केवल जो है हमने जो है चलो हमने 95 रुपये हमें प्राप्त हुआ, 5 रुपए के कमी आ रहे हैं। अब 5 रुपए की कमी आ रहा है और हमें खर्च कितना करना है? 100 रुपए। तब हम क्या करेंगे, यहां पर 5 रुपया जो है हम आरबीआई से कहेंगे कि वहां जो है बैंक रुपया छाप करके, नोट छाप करके वहां हमें दे दे कुछ समय के लिए। जब उनके पास में पैसा आ जाएगा तो आरबीआई को वापस कर देंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा शॉर्ट टर्म बेसिस पर एक मैनेजमेंट का तरीका है। इसी व्यवस्था को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग या फिर हीनार्थ प्रबंधन। तो ये बेसिकली आरबीआई जो है भारत सरकार के लिए पैसे का जुगाड़ कर देता है ऐसे कंडीशन में। तो उत्तर, ये तो ये भी उत्तर नहीं आने वाला है, तो ये सीधे तौर पे क्या है, ये तो राजकोषीय नीति का हिस्सा हुआ। उसके बाद तीसरे पहले ऑप्शन देख लेता हूं, सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय मतलब क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्चुअली भारत सरकार जितना भी खर्च करता है किसी न किसी रूप में, यदि वहां जो है चलो उसमें भारत की रक्षा के लिए अगर खर्च कर रहा है तो लोगों की सुरक्षा के लिए खर्च कर रहा है। वेतन कर्मचारी और जो है जो उनके जो कर्मचारी है, जो उनके जो कर्मचारी है, पेंशनर्स है, उनको भुगतान करता है, तो वो भी जो है लोगों की खर्च हो रहा है। या फिर भारत सरकार ने कोई कोई योजना, जो कल्याणकारी योजना उसको बनाया, उसमें खर्च किया। तो बेसिकली क्या है, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर ही हुआ ना। पब्लिक के लिए जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो खर्च हो रहा है, वो क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कौन करेगा? अब आरबीआई तो जो है पब्लिक के लिए खर्च नहीं करेगा, खर्च कौन करेगा? सरकार खर्च करेगा ना। तो इसी की बात हो रही है, सरकार खर्च करेगा तो कैसे खर्च करेगा? इसी बजट के माध्यम से। जैसे मैंने बताया कि या तो राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय वाला खर्च है, तो राजस्व खर्च मतलब क्या हुआ भाई? वेतन दे दिया उसने, पेंशन दे दिया, उसमें खर्च हो गया, सब्सिडी दे दिया उसमें, उसमें खर्च हो गया, उसमें वो जो है डिफेंस के, अपनी सुरक्षा के लिए खर्च कर दिया वहां, और बहुत सारे खर्च होते हैं इनमें के, वो सब राजस्व खर्च है। पूंजीगत खर्च, पूंजी निर्माण में खर्च किया, हमने सड़कें बनवाने के लिए खर्च कर दिया, हमने प्लांट मशीनरी खरीदने में हमने खर्च कर दिया, तो वो सब क्या होता है? पूंजीगत खर्च है। हमने कुछ कर्ज लिया हुआ था, उस कर्ज को हमने वापस करने के लिए खर्च कर दिया, वो क्या है? पूंजीगत व्यय। तो कुल मिलाकर देखा जाए पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब इनका संबंध भी सीधे तौर पे क्या है? राजकोषीय नीति से है। अब बच गया इसमें, तो ये भी इसमें नहीं आने वाला है। अब बच गया इसमें कौन? ब्याज दर। ब्याज दर का मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूं। अब भाई इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है भारत में? सेंट्रल बैंक करता है, मतलब आरबीआई करता है। आरबीआई जो है रेपो रेट डिसाइड करता है, रिवर्स रेपो डिसाइड करता है, सीआरआर डिसाइड करता है, एसएलआर डिसाइड करता है, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो डिसाइड करता है। ये सब डिसाइड करने वाले कौन? आरबीआई। जिनका संबंध किसी भी तरह से राजकोषीय नीति के साथ में नहीं है। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा? बी। अगला प्रश्न।
ये भी थोड़ा बड़ा प्रश्न है मगर बहुत इजी प्रश्न है, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ने का आवश्यकता है। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट दे रखा है। अब पूछ रहा है उपर्युक्त में से कौन सा से राजकोषीय नीति का हिस्सा है। देखो मैं एक ही शब्द को कितने तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है उसी की बात कर रहा हूं। राजकोषीय नीति के हिस्सा है, बहुत क्लियर दिमाग से समझना है भाई। राजकोषीय नीति का मतलब ये कि सरकार की बात कर रहा हूं मैं, और सरकार में चाहे वो केंद्र भी हो सकता है, राज्य सरकार हो सकता है, उनको कितना पैसा प्राप्त हो रहा है और कितना वहां कहां पर खर्च कर रहा है, इसी का जो ब्यौरा होता है, उससे इस खर्च से संबंधित नीति या खर्च के प्रबंधन के लिए जो नीति अपनाता है, उसी नीति को बोलते हैं हम राजकोषीय नीति। अब सामान्य रूप से अगर देखो, मान लो कोई एक व्यक्ति है, अब ये चलो मान लो कोई व्यक्ति है, अब इसके पास में जो है कुछ पैसे प्राप्त किया यहां वहां से जैसे करके, अब उसी पैसे को क्या करेगा, ये जो है क्या करेगा, खर्च करेगा। तो कितना पैसे प्राप्त हुआ और कितना पैसे वहां खर्च किया। अब यही व्यक्ति कहेगा कि भाई मेरे पास इतने पैसे प्राप्त हुए, इतने पैसे मैंने खर्च किया, यहां से प्राप्त हुआ, यहां से खर्च करेगा। तो वो अपने प्रबंधन करेगा ना, पैसा जुगाड़ करेगा, और नहीं मिला तो फिर हो सकता है कर्ज वाला लेना पड़ जाए, ये भी तो हो सकता है। तो ये सब पूरी तरह से क्या होती है, वो राजकोषीय प्रबंधन है ये। अब इसी के परिप्रेक्ष्य हम बात कर रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं कि मौद्रिक व अन्य संसाधनों का आवंटन, आवंटन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही है। आवंटन मतलब क्या है, वो एक्चुअल में जैसे कि बताया मैं कि यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है, इसमें पैसा पहले इस व्यक्ति के पास में था, ज्यादा अमीर व्यक्ति, और ये व्यक्ति जो है थोड़ा पतला दुबला है, इनके पास में पैसा वगैरह नहीं है, ऐसा मान के चलो। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, टैक्स लगा देंगे ज्यादा मात्रा में, और पैसा जो है सरकार के पास चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला गया। गवर्नमेंट जो है यहाँ पर उनको लिए घर बनाने के लिए दे दिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। तो पैसे किसके पास था, इसके पास था, पैसा कहां पर चला गया, यहाँ पर। तो स्वाभाविक है मौद्रिक व अन्य संसाधनों का आवंटन, उसमें जो डिसाइड करने वाला कौन है, आर्थिक कौन, राजकोषीय नीति। ये एक्चुअली में किससे संबंधित है, राजकोषीय नीति संबंधित है। दूसरा इसमें देखा है मुद्रा की मांग व पूर्ति का समायोजन, मुद्रा की मांग व पूर्ति का समायोजन। देखो अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रा कितनी है, मुद्रा की मात्रा की बात कर रहा हूं मैं। महंगाई जब बढ़ जाएगा, इसका मतलब यह कि अर्थव्यवस्था में क्या है, रुपया की मात्रा बढ़ गई है। जिस समय महंगाई, आलू प्याज सब्जी इन सब के रेट अगर बढ़ गए हैं, इसका मतलब अर्थव्यवस्था मुद्रा की मात्रा क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। अब महंगाई को कम करने तो आरबीआई क्या करेगा, यहां से पैसा बाहर निकाल देगा। यहां से पैसा मतलब यहां से रुपया को जो है बाहर निकालेगा, खींच कर अपने पास में ले आएगा, उनके अपने माध्यम है। अब यहां से पैसा निकल गया तो यहां पर बाजार में क्या होगा, रुपये की मात्रा कम हो जाएगा, और रुपये की मात्रा अगर कम हुआ, इसका मतलब महंगाई थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसी के बारे में कह रहे हैं कि भाई डिमांड, मुद्रा कितनी मात्रा में होगी और कितना मात्रा वहां पर सप्लाई किया जाएगा, ये सब डिसीजन लेने वाले कौन होते हैं, आरबीआई होता है। और जो आरबीआई की मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है, वो राजकोषीय नीति के अंतर्गत नहीं। इसीलिए जो है इसमें दो ऑप्शन नहीं आने वाले हैं, दो ऑप्शन नहीं आने वाले हैं। तो स्वाभाविक इसमें एक तो आने वाले, दो नहीं आने वाले हैं। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। देखो ये प्रश्न ऐसे हैं जो लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है, इकोनॉमिक्स के बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं समझ के साथ पढ़िए। पीएससी एग्जाम निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझ के साथ पढ़ना। सब्जेक्ट की समझ होगी, टॉपिक की समझ होगी, तथ्य बहुत आसानी से याद रहते हैं। स्वाभाविक है एग्जाम निकालने का यही बेहतर तरीका हो सकता है। तो स्वाभाविक रूप से उत्तर इसमें अभी तो एक मैंने बता दिया। अब दूसरी बात क्या है, आय का वितरण। आय का वितरण का मतलब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहीं पर एक थोड़ा सा और एक व्यक्ति ले लिए हमने, चलो ये एक दूसरा व्यक्ति है, इसने जो है बड़ी मात्रा में पैसा कमाया, तो स्वाभाविक है बहुत सारे पैसा कमाया है, इनको बहुत अधिक आय प्राप्त हुआ है, तो इनके आय पर क्या लगेगा, टैक्स लगाएगा। सरकार टैक्स लगाएगा, इनकम टैक्स लगाएगा। सरकार इससे पैसे प्राप्त किया, इससे पैसे प्राप्त किया, और वहां जो है दूसरा और व्यक्ति जो अपने घर नहीं बना पा रहा है, जो अपने घर जो है बिजली के वायर भी नहीं खिंचवा पा रहा है, उनके लिए क्या करेगा, पानी की व्यवस्था करेगा, बिजली की व्यवस्था करेगा। तो पैसे कौन देगा, सरकार देगा। किसके पैसे को देगा, जिसने टैक्स से जिस टैक्स की वसूल की है उसी पैसे को। इसका मतलब यह कि पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, वितरित हो गया। ये एक्चुअल में राजकोषीय नीति से ऐसे संभव है, ये मौद्रिक नीति से संभव नहीं है। इसका मतलब ये कि आय का वितरण, इसका जो एडजस्टमेंट करने वाला है वो भी कौन सा, राजकोषीय नीति से संबंधित है। इसका मतलब इसमें 1 और 3 ये आने वाले हैं। तो उत्तर कौन सा जाएगा हमारा,
अगला प्रश्न, देखो ये जितने भी क्वेश्चंस ले रहा हूं बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, और हाँ इनको थोड़ा सा, इस लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो फिर चीजें समझ में आने शुरू हो जाएगी। लगातार अगर देखते रहेंगे तो इसमें काफी सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो मैं लगातार लेते जा रहा हूं, और कुछ फैक्ट्स अगर होंगे तो मैं जरूर बता दूंगा इनमें से। अभी तो ठीक है, आज इसमें मैंने चूंकि बजट पेश नहीं किया है इसलिए मैं कोई फैक्चुअल डेटा इसमें नहीं लिया हूँ। बजट जब पेश करेंगे 1 फरवरी को, उसके बाद फिर जो लेक्चर आएगा उसमें इसको फिर से मैं दूसरे सेगमेंट में कि बजट से संबंधित फैक्चुअल चीज 2026-27 के बजट में क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है, राजस्व घाटा कितना है, और क्या क्या लक्ष्य, उसमें बहुत सारी चीजें, वो सबके बारे में डिस्कस करूंगा। तो अभी जो है हम बेसिक चीजों को कवर कर रहे हैं यहाँ पर। निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता? थोड़ा सा और अंदर जाके प्रश्न है, अब थोड़ा समझने वाली बात यहां पर है। देखो, एक तो मैंने बताया कि बजट हो गया हमारा, ठीक है, या फिर उसको थोड़ा सा मैं ऐसा ले लेता हूं। एक तो बताया मैंने कि इसमें थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से लेता हूं। हाँ, इसमें जैसे कि एक होता है बजट, तो बजट में बेसिकली क्या होता है, टोटल प्राप्ति और टोटल व्यय, यही बेसिकली बजट होता है। अब बजट में देखें तो इसमें जो है कर राजस्व होता है और इसमें गैर कर राजस्व, नहीं उल्टा हो रहा है थोड़ा सा। बजट में जो है प्राप्ति में एक तो जो है इसमें जो है राजस्व प्राप्ति होता है, राजस्व प्राप्ति, और उसमें पूंजीगत प्राप्ति होता है, पूंजीगत प्राप्ति। व्यय भी करेंगे तो यहां पर भी बेसिकली क्या होगा, ये राजस्व व्यय होगा और साथ में ये पूंजीगत व्यय होगा, पूंजीगत व्यय होगा। अब स्वाभाविक है राजस्व प्राप्ति में इसमें कर राजस्व होते हैं, कर राजस्व प्राप्ति, और साथ में जो है इसमें गैर गैर कर राजस्व प्राप्ति, ये होता है इनमें। अब कर राजस्व प्राप्ति में जो है, अब इसको आप प्रत्यक्ष कर भी कह सकते हैं, प्रत्यक्ष कर, और दूसरा जो है अप्रत्यक्ष कर। ये एक्चुअल में जो है बजट की संरचना इस प्रकार से होती है। अब इसमें जो है अब ये तो समझ में आ गया प्रत्यक्ष कर में क्या हो सकता है। अब इसमें इनकम टैक्स भी हो सकता है, कारपोरेट टैक्स भी हो सकता है, ये सब क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। ये इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत आसान, जीएसटी को सम्मिलित कर लीजिए इसमें, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे गैर कर राजस्व, सरकार को प्राप्त हो रहा है पैसा मगर कोई टैक्स नहीं है, जैसे कि बहुत सारी सरकारी कंपनी है उसने अपना लाभांश दिया, तो ये जो लाभांश होता है, वो जो लाभांश होता है सरकारी कंपनियों के जो सरकार को देते हैं, वो क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व होता है। वैसे ही भारत सरकार ने किसी को कर्ज दिया है, उसको ब्याज मिल गया, उसको ब्याज प्राप्ति, तो ब्याज प्राप्ति भी किसमें, तो गैर कर राजस्व वाले में। तो ये तो बहुत बेसिक बताया मैंने, कुछ कुछ बेसिक चीजों को। दूसरा पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति का मतलब ये कि सरकार ने अपनी किसी कंपनी को बेच दिया, बेचकर पैसे प्राप्त हो गया, तो वहां क्या हो गया, उनकी पूंजीगत प्राप्ति, जिनको बोलते हैं विनिवेश करके डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। सरकार ने अपनी जमीनें बेच दी, सरकार ने अपनी जमीनें बेच दी, सरकारी जमीन को बेच दिया, तो क्या प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति का मतलब क्या है, ये सब चीजें। इसके साथ साथ सरकार ने बड़ी मात्रा में कर्ज ले लिया, सरकार ने बड़ी मात्रा में कर्ज लिया, तो कर्ज भी, जिससे कर्ज से भी जो पैसा प्राप्त होता है उनको हम पूंजीगत प्राप्ति में सम्मिलित करते हैं। ये तो मोटी मोटी बताया। अब व्यय में, तो व्यय में कौन सा हो गया, राजस्व व्यय। तो सबसे बड़ा खर्च इसमें जो हमारे, सबसे बड़ा खर्च जो होता है हमारा, वो जो है हमने जो बड़ी मात्रा में जो कर्ज लिया है उसको ब्याज देने में खर्चा होता है, ब्याज देने में। बहुत बड़ी मात्रा में सरकार ने जो कर्ज लिया है उनका बहुत बड़ा हिस्सा, हमारे कुल व्यय का बड़ा हिस्सा किसमें चले जाता है, ब्याज देने में। ब्याज देने के साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा हम जो है वेतन और पेंशन पर भी खर्च करते हैं, वेतन पेंशन पर भी खर्च करते हैं, बड़ी मात्रा में सब्सिडी पर खर्च करते हैं, सब्सिडी में। ऐसे बहुत सारे और भी चीज हैं, ये सब क्या है, खर्च करने वाले तरीके। अब पूंजीगत व्यय का मतलब क्या है, पूंजीगत व्यय का मतलब क्या है, यह हमने कर्ज को लौटाया, कर्ज वापस किया, ये पूंजीगत व्यय में सम्मिलित करते हैं। या फिर हमने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में और संरचना बनाने में, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च कर दिया, तो ये सब क्या होता है, पूंजीगत व्यय। ये एक्चुअली बजट की संरचना होती है इस तरह से। अब ये बजट की बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये थोड़ा सा मैंने आधे आधे बताया है, कम कम करके, क्लास में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करता हूं, तो बेसिक स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। अब इसी से संबंधित प्रश्न हमारे पास में है। अब देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व संबंधित
सम्मिलित नहीं किया जाता, नहीं किया। राजस्व खाते जैसे बताया, यहाँ पर जो है मुद्दा क्या है हमारे पास में, खाते कितने प्रकार के हो गए, अब इसमें खाते कितने प्रकार का हो गया, दो खाता, एक राजस्व खाता और एक पूंजीगत खाता। तो राजस्व खाता तो ये राजस्व वाला हो गया, पूंजीगत वाला हो गया, ये राजस्व व्यय वाला हो गया और पूंजीगत व्यय वाला होगा। अब इसी में अगर बात करेंगे, इसमें इसी में अगर हम बात करेंगे राजस्व खाता, इसी में अगर बात करेंगे राजस्व खाता, तो राजस्व खाता का मतलब क्या हुआ, जो राजस्व खाता है उसमें दोनों राजस्व वाले मुद्दे को एक साथ ले आएंगे। राजस्व खाता मतलब क्या हुआ, राजस्व प्राप्ति और राजस्व राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, ये हो गया राजस्व खाता। इसी को अगर हम से कह देंगे पूंजीगत खाता, पूंजी खाता, तो पूंजी खाता मतलब पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत। तो ये एक्चुअली क्या है, इसको वर्गीकरण का दूसरा तरीका हो गया। तो राजस्व प्राप्ति जितना हुआ है और जितना हमारा व्यय हुआ है। अब मान लो राजस्व प्राप्ति हुआ था, चलो 100 रुपया राजस्व प्राप्ति हुआ और हमने यहां पर खर्च कर दिया 105 रुपया, तो इसमें 5 रुपए का घाटा हो गया। 5 रुपए का घाटा मतलब क्या है, तो ये राजस्व घाटा हो गया, तो ये जो है राजस्व घाटा हो गया। और यही अगर मान लो हमने यहाँ पर पूंजीगत प्राप्ति में, यहां भी चलो हमने कुछ समझने के लिए एग्जांपल लिया, 105 रुपए की यह है पैसा प्राप्त किया हमने और हमने 110 रुपए खर्च कर दिया, तो यहां पर भी घाटा कितना हो गया, 5 रुपए का घाटा हो गया। तो पूंजीगत घाटा कितना हो गया, 5 रुपए का, राजस्व घाटा कितना हो गया, 5 रुपए का। तो ये ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन होता है, उसी परिप्रेक्ष्य में प्रश्न है यहाँ पर। अब पूछ रहे हैं उसमें कि राजस्व खाता में किसको सम्मिलित नहीं करते। अब राजस्व खाता, अब देखो भाई राजस्व खाता मतलब क्या होता है, भाई सरकार को जो पैसे प्राप्त होता है उसके बदले उनको कुछ देना नहीं पड़ता है, उनको वापस नहीं करना है, ना ही उनके संपत्ति में कोई कमी आई है, ना ही उनके संपत्ति में कोई कमी आई है। वो उससे जितने पैसे प्राप्त होते हैं वो पैसे जो है क्या होता है, उनके राजस्व पैसे होते हैं, राजस्व खाते में जमा होता है। अब जैसे कि यहां पर कह रहे हैं कि राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता, तो कौन कौन सम्मिलित करेंगे, जैसे मैंने बताया, तो राजस्व खाते में एक तो क्या होगा, जितनी भी राजस्व प्राप्ति है, राजस्व प्राप्ति। अब राजस्व प्राप्ति का मतलब क्या हुआ, चाहे वो राजस्व प्राप्ति, अब राजस्व प्राप्ति जो है, अब वो राजस्व प्राप्ति जो है, चाहे वहां जो है कर कोई टैक्स वाला है उससे प्राप्ति हो, चाहे वहां सरकारी विभागों, वहां सरकारी उपक्रमों से प्राप्त लाभांश, लाभ या फिर लाभांश, तो ये भी किसमें, राजस्व खर्चे में, तो ये तो प्राप्त होगा, ये भी इसमें सम्मिलित होगा। और उसके बाद फिर इसमें ब्याज प्राप्तियां, ब्याज प्राप्ति मतलब क्या है, किसी को भारत सरकार ने कर्ज दिया था, उसके उससे ब्याज प्राप्त हो गया, तो ये सबके सब जो है, ये जो है एक्चुअल में सरकार के राजस्व खाते में जमा होता है। इसमें जो है अल्प बचत, अल्प बचत का मतलब क्या है कि भारत के लोगों ने पोस्ट ऑफिस में कुछ खाता खुलवाया, सेविंग अपना जमा कर दिया शॉर्ट टर्म बेसिस पर, तो उसे बोलते हैं अल्प बचत। सामान्यतः जो है वो लोगों का पैसा है, बस भारत सरकार कुछ समय के लिए उनका प्रबंधन कर रहा है, इसीलिए उनको जो है कभी कभी लोक खाता भी कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कहते हैं। ये एक्चुअली भारत सरकार के जो है राजस्व प्राप्ति नहीं है, ये भारत सरकार बस मैनेज कर रहा है कुछ समय के लिए, जब कोई व्यक्ति पैसा मांगेगा अपना, भारत सरकार उनको ब्याज सहित वापस कर देगा। तो ये जो है केंद्रीय बजट में राजस्व खाते में ये जो अल्प बचत है ये उसमें सम्मिलित नहीं है, जबकि उसके साथ ब्याज प्राप्ति, कर प्राप्ति या सरकारी विभाग के जो है लाभांश कंपनियों के, वो सब जो है इस राजस्व खाते में सम्मिलित होते हैं। जैसे मैंने बता चुका हूं, यहां पर जो है दो चीजें हैं, एक राजस्व प्राप्ति होता है और दूसरा राजस्व व्यय। तो राजस्व व्यय में, प्राप्ति में प्रत्यक्ष कर वाला प्राप्ति, कर से संबंधित है, दूसरा गैर कर से संबंधित है, गैर कर इससे प्राप्ति। और उसी गैर कर में जैसे मैंने बताया वो लाभांश वाला क्या है, गैर कर वाला है। मगर यहां पर अगर इनकम टैक्स प्राप्त हो गया या फिर सेल टैक्स, इनकम टैक्स या फिर जीएसटी प्राप्त हो गया तो क्या है, टैक्स रेवेन्यू है। प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं एक्चुअल में ये। अब उसमें चलते हैं अगले प्रश्न, उत्तर तो कौन सा आ गया हमारा, डी आ गया। उसके बाद फिर जो है अगले प्रश्न जो है, ये भी छोटा सा प्रश्न है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं या कोई भी एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक प्राप्ति का स्रोत नहीं है। सार्वजनिक प्राप्ति मतलब किसकी बात हो रही है, सरकार की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। अब सरकार की प्राप्ति का मतलब देख लेते हैं, देखिए इनकम टैक्स, भाई सरकार इनकम टैक्स लगाएगा
पैसा तो उनको प्राप्त होगा ना। इसका मतलब सार्वजनिक प्राप्ति के एक स्रोत तो इनकम टैक्स है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, ऋण। अब सरकार जो है चाहे अपने देश के लोगों से कर्ज ले, चाहे वहां बाहर किसी और देश से कर्ज ले, या फिर आईएमएफ से कर्ज ले, वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले, या फिर जो इसमें जो एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिनको कहते हैं, उससे कर्ज ले, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं उससे कर्ज ले, मगर कर्ज कर्ज कहीं से भी ले, भारत सरकार को पैसा प्राप्त हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा यहां लेता हूं वेट। हालांकि वेट तो अब समाप्त हो गए एक प्रकार से, मगर पहले वेट ये वेट हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स कहते थे। हालांकि जीएसटी लगने के बाद में तो जो है अब ये वेट एक प्रकार से जो बड़े मात्रा में लगता था उनको समाप्त कर दिया गया। हालांकि जो है इस तरफ अभी जो है शराब वराब पर जो है स्टेट में जो है वेट चलता है, अलग मुद्दा है ये, ठीक है। मगर हाँ, इससे सरकार को पैसा प्राप्त होता है, नो डाउट। इसके मतलब उसमें ए बी और डी तो नहीं आने वाला है, ये सी ऑप्शन में देख लीजिए क्या दे रखा है, अर्थ सहायकी। अर्थ सहायकी को थोड़ा सा अगर इंग्लिश में कहूं तो इनको बोलते हैं सब्सिडी। ये बेसिकली है सब्सिडी। सब्सिडी सब्सिडी का मतलब ये हुआ जैसे कि यूरिया है, तो यूरिया को उसका अगर एक्चुअल में जो है प्रोडक्शन कॉस्ट अगर देखेंगे तो बहुत महंगा होता है, मगर जो है वास्तविक में किसानों को जो है ज्यादा बर्डन नहीं देना है, इसलिए भारत सरकार जो है उसमें जो कुल मूल्य होता है, उसका जो उत्पादन जितना मार्केट में आता है उसका कुल मूल्य, तो कुल मूल्य में से जो है कुछ पैसे सरकार दे देता है और कुछ पैसे जो है किसान दे देता है। तो सरकार जो पैसे देता है किसानों को जो है कि ज्यादा उनकी लागत ना आए, इसीलिए तो उसी पैसे को कहते हैं सब्सिडी। तो एक्चुअल में ये पैसा तो सरकार को प्राप्त नहीं हो रहा है, बल्कि सरकार एक्चुअल में क्या है, वो तो खर्च कर रहा है, ये इसमें सम्मिलित नहीं होता, तो सब्सिडी उसका हिस्सा नहीं होता सार्वजनिक प्राप्ति। उत्तर कौन सा आ गया, सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, भारत की आर्थिक समीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट है। भारत की आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष आधिकारिक रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देखो ये आर्थिक समीक्षा जो है या फिर आर्थिक सर्वेक्षण जिनको कह रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण। अब देखो आर्थिक सर्वेक्षण मतलब किसकी बात हो रही है, ये जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सर्वेक्षण की बात हो रही है। और चूंकि अभी हम जो है भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, उनकी स्थिति क्या है, मतलब जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है, साथ में उसमें लोगों की आय की स्थिति क्या है, अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उसमें विकास की स्थिति क्या है, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, सरकार ने पहले कुछ नीति बनाए थे, उस नीति का क्या प्रभाव पड़ा है, साथ में अगर कोई चुनौतियां हैं तो उन चुनौतियों को समाधान करने के लिए सरकार को किस तरह की नीति का अनुपालन करना चाहिए। पूरी अर्थव्यवस्था की समीक्षा करके भारत सरकार को एक प्रकार से सलाह के जैसा और भारत के लोगों को अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में बताने के लिए भारत सरकार में जो वित्त मंत्रालय है, भारत सरकार के अंतर्गत जो वित्त मंत्रालय है, इस वित्त मंत्रालय में, वित्त मंत्रालय, तो वित्त मंत्रालय में तो कुल मिलाकर के 6 विभाग है। इसमें कुल मिलाकर वित्त मंत्रालय में जो है 6 विभाग है, इसमें 6 विभाग है कुल मिलाकर के। इसी में एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग है, ये इससे संबंधित विभाग है। इसके अलावा इसमें और विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ जो है एक्सपेंडिचर है, डिपार्टमेंट ऑफ रिसीट्स है, मतलब राजस्व विभाग है, एक व्यय विभाग है, ये तो आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग है, एक वित्तीय सेवाओं से संबंधित विभाग है, एक दीपम डिस इन्वेस्टमेंट से संबंधित एक विभाग है, एसेट्स मैनेजमेंट वाला, एक उसमें डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी इसी में सम्मिलित है। तो ये एक्चुअली में कुल मिलाकर के वित्त मंत्रालय में अभी वर्तमान में 6 विभाग है, और उनमें से एक विभाग है उनमें से एक विभाग है आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग। अब इसी वित्त मंत्रालय में एक तो होता है वित्त मंत्री होता है, और वित्त मंत्री को जो है वित्तीय मामलों में सलाह देने के लिए इस वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक मुख्य, भारत में जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य आर्थिक सलाहकार होता है, मुख्य आर्थिक सलाहकार होता है, आर्थिक सलाहकार होता है। जैसे कि जो है अभी वर्तमान में ए नागेश्वरन जो है उसका अभी मुख्य आर्थिक सलाहकार है। तो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में उस वित्तीय वर्ष की, मतलब पिछली वित्तीय वर्ष मीन जैसे कि
25-26 हमारा अब कंप्लीट हो रहा है, मतलब कंप्लीट होने कगार में है। तो इस वित्तीय वर्ष में जो है भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति, उनकी दशा और दिशा कैसे रही है, साथ में चुनौतियां क्या है, चुनौतियों के बाद अगर मान लो हम आगे बढ़ते हैं, चुनौतियों से आगे बढ़ने की, चुनौतियों को जो है कैसे मिटिगेट करके हम आगे बढ़ सकते हैं और संभावनाएं क्या है, इसके बारे में पूरे एक ब्यौरा, एक विस्तृत ब्यौरा, पूरी अर्थव्यवस्था की समीक्षा करने के बाद जो प्रस्तुत किया जाता है डॉक्यूमेंट, उसी को बोलते हैं, उसी को बोला जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। तो बहुत स्वाभाविक है, ये कौन कर रहा है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। यहां मैंने डिटेल बता दिया उनका वित्त विभाग, उसमें विभाग में जो एक आर्थिक मामलों की विभाग है, और इसमें जो मुख्य आर्थिक सलाहकार, इनके निर्देशन में तैयार किया जाता है, इनकी देखरेख में तैयार किया जाता है। तो उत्तर कौन सा आएगा हमारा, सी। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इसको ध्यान में रख लेंगे। अगले प्रश्न, अभी थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा मैं और छोटा कर देता हूं, या फिर इसको ऐसा कर लिया जाए। निम्नांकित में से कौन भारत सरकार के राजस्व खाते में आय के स्रोत होता है। देखो ये दो प्रकार से, इससे पहले एक प्रश्न और था। देखो राजस्व खाते का मतलब ये होता है, देखो दो प्रकार खाता, एक राजस्व खाता होता है और एक खाता होता है पूंजीगत खाता। इनको आखिर में समझ ही लेते हैं, पूंजीगत खाता। अब पूंजीगत खाता मतलब ये है, दो प्रकार से समझिए इनमें, जिस खाते में या उसमें जो पैसे प्राप्त हो रहे हैं, जिससे पैसे जो प्राप्त हो रहा है, यदि सरकार का कोई कर्ज नहीं बढ़ता है, सरकार की कोई संपत्ति में अगर नुकसान नहीं हो रहा है, जिसमें सरकार की ना तो कोई जो है कर्ज में बढ़ोतरी हो रहा है और ना ही जो है उनकी संपत्ति में कोई कमी आ रहा है, इस प्रकार की जितने प्राप्तियां होती है, वो सभी प्राप्तियां होती है राजस्व प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति का मतलब क्या हुआ, जिसमें सरकार की जो है, जो ना तो कर्ज में बढ़ोतरी हुआ है और ना तो संपत्ति में कोई कमी आई है, तो वो सभी प्राप्तियां जिससे सरकार की ना तो कर्जों में बढ़ोतरी हुआ और ना तो संपत्ति में कोई कमी आया, वो जितनी प्राप्ति है वो सब के सब क्या होते हैं, राजस्व खाते में जमा होते हैं। अब जैसे कि कोई कर लगाया सरकार ने, तो सभाई के टैक्स तो एक प्रकार से क्या है, सरकार को सीधा प्राप्त हो रहा है, उसके बदले उनको किसी को कुछ देना ही नहीं है, तो ये तो जो है राजस्व खाते में प्राप्त हो गया। दूसरा, सरकार ने किसी को कर्ज दिया हुआ था, सरकार ने किसी को कर्ज दिया था, उस पर ब्याज प्राप्त हो गया, उस पर जो है ब्याज प्राप्त हुआ, तो ब्याज जो प्राप्त हुआ उसके बदले तो उनको वापस देना ही नहीं है, क्योंकि कर्ज लिया था उसने ब्याज दिया है ना, तो वहां भी राजस्व खाते में सम्मिलित होता है। इसके अलावा अब राजस्व खाते में और जैसे कि इसमें जो है अगर मान लो, जैसे कि इसमें जो है जैसे कि इसमें अगर मान लो जैसे कि इसमें कोई कंपनी है, तो कंपनी के लाभांश, कंपनी के लाभांश, कंपनी के लाभांश का मतलब सरकारी कंपनी है, उसने पूरा अपना काम किया और मुनाफा कमाया, क्योंकि वो सरकारी कंपनी है तो उसका कुछ लाभ जो है सरकार के पास जाता है, उसी को बोलते हैं लाभांश। तो ये सब एक्चुअली क्या है, ये सरकार के राजस्व खाता में जमा होता है। अब ये कर जो है, अब ये कर जो है, चाहे वहां निगम कर हो, चाहे वहां इनकम टैक्स हो, इनकम का मतलब आय कर हो, या फिर जो है कोई उत्पाद कर हो, कोई भी, मगर कर तो कर ही होता है, वो सरकार को प्राप्त हो रहा है, उसके बदले कुछ देना नहीं होता है। और पूंजीगत खाता में, तो पूंजीगत खाता में क्या है भाई, जिससे या तो सरकार की कर्जम बढ़ोतरी हो रहा है, सरकार ने कोई कर्ज ले लिया, तो कर्ज लेगा, उस पैसे को कहां जमा करेंगे, पूंजीगत खाता में जमा करेंगे। सरकार ने जो है कोई कंपनी का विनिवेश कर दिया, विनिवेश करने मतलब क्या है, सरकारी कंपनी था उसको बेच दिया, उससे पैसे प्राप्त हुआ, तो वो किस में जमा होगा, पूंजीगत खाते में जमा होगा। तो वो जो है उसकी बात हो रही है पूंजीगत खाते का, और यहाँ पर क्या है, राजस्व खाते। तो ये राजस्व खाते से संबंधित मद, अब वो पूंजीगत संबंधित मद पूछा क्या है, राजस्व खाते वाले। तो राजस्व खाते के आय में के स्रोत कौन कौन सा हुआ, निगम कर प्राप्ति का स्रोत है उनका, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभांश, ये भी उनको प्राप्त होता है। इसके अलावा जो है उत्पाद शुल्क यहां भी प्राप्त होता है। राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय, भाई राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है, राष्ट्रीय बचत पत्र अगर विक्रय करेंगे तो वो सरकार को जो है प्राप्त तो हो रहा है, मगर वो कर्ज है,
और उसके बाद उनको देना ही है, मगर एक्चुअल में राष्ट्रीय बचत पत्रों द्वारा विक्रय, बचत पत्रों का विक्रय, ये नेशनल सेविंग की बात हो रही है ना, तो ये एक्चुअल में उसमें सम्मिलित नहीं होता है, राजस्व खाते सम्मिलित नहीं है। दूसरा क्या है, विश्व बैंक से प्राप्त ऋण। विश्व बैंक से प्राप्त ऋण तो किसमें, ये तो पूंजीगत प्राप्त हो जाएगा क्योंकि कर्ज है। तो यहाँ पूछा क्या है, राजस्व खर्च। तो यहाँ पर 3 और 4 नहीं आने वाले हैं, इसका मतलब उत्तर क्या आने वाले हैं, 1 2, 1 2 और इसमें 5 उत्तर आने वाले हैं, 1 2 और 5। प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है कि राजस्व खाता क्या होता है, पूंजीगत खाता क्या होता है, उसमें कौन कौन से जो है मद उसमें सम्मिलित होता है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है बनाए जा सकते हैं। तो ये तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा, डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको किनको भारत सरकार के पूंजी बजट में सम्मिलित करते हैं। देखो, इसके पहले मैंने पूंजीगत खाता बताया था, और अभी क्या बात हो, इसके पहले राजस्व खाता की बात किया था, और अभी क्या है, पूंजीगत खाता। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने पूंजीगत खाता मतलब क्या है भाई, पूंजीगत खाता मतलब ये कि एक तो प्राप्ति, तो पूंजीगत खाता में क्या है, 2 चीज सम्मिलित होता है, एक तो पूंजीगत प्राप्ति और साथ में पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय, तो पूंजीगत प्राप्ति मतलब कौन सा हुआ, हमने कर्ज ले लिया उससे पैसे प्राप्त हुआ, हमने विनिवेश किया उससे पैसे प्राप्त हुआ, तो ये पैसे क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है। अब पूंजीगत व्यय, अब पूंजीगत व्यय मतलब क्या है, पूंजी निर्माण में खर्च करेंगे, मतलब जैसे कि पूंजी निर्माण में खर्च, पूंजी निर्माण में सड़कें बनाने के लिए, कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, बड़े बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ये सब पुल बनाने के लिए, ठीक है, रेलवे के पटरियां बिछाने के लिए हमने पूंजी में लगा दिया, पैसा खर्च किया पूंजी निर्माण में, तो वो क्या है, पूंजीगत खर्च है। इसके साथ साथ हमने कर्ज लिया था, उस कर्ज की वापसी किया हमने, तो वहां भी क्या होता है, पूंजीगत खर्च होता है, कर्ज की वापसी। तो ये बेसिकली पूंजीगत बजट में ये पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय दोनों सम्मिलित होता है। ये मोटी मोटी चीजों को बता रहा हूं मैं इसमें अभी, अब इसी के बारे में पूछ रहा है। अब इसमें कह रहा है कि पहला ऑप्शन मुझे पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत बजट में शामिल किया जाता है किनको, 3 यहां पर दे रखा है, सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसे परिसंपत्तियों का अधिग्रहण पर व्यय। बिल्कुल सही है, सरकार की संपत्ति बन रही है ना, तो संपत्ति बनाने के लिए अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो पूंजीगत व्यय उसमें सम्मिलित होगा, ये पहली बात है, बिल्कुल सही है। दूसरा, विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, स्वाभाविक है भारत सरकार अगर देशी, अपने देश के अंदर के लोगों से कर्ज ले चाहे देश के बाहर के लोगों से कर्ज ले, वो पूरी पूरी कर्ज जितने भी है वो सब पूंजीगत प्राप्ति में जाता है, तो यहां भी उसके हिस्सा हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति का हिस्सा हो जाएगा। दूसरा क्या है, संघ और राज्य क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण का और अग्रिम, मतलब भारत सरकार ने राज्यों को या फिर केंद्र शासित प्रदेश को कर्ज दिया, तो बहुत स्वाभाविक है जब कर्ज दे रहा है तो कर्ज की वापसी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, और कर्ज अगर वापस करेगा भी तो सो भी क्या होगा, पूंजीगत प्राप्ति होगी, कर्ज दे रहे हैं, तो कर्ज दे रहे हैं मतलब एक तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम कर्ज देते हैं तो क्या है, किस रूप में दे रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं, तो कर्ज देना भी क्या है, पूंजीगत खर्च ही हुआ ना, तो एक प्रकार से यहां भी उसमें सम्मिलित होगा, यहां भी इसमें सम्मिलित। तो एक प्रकार तीनों बात इसमें क्या है, कर्ज देना या कर्ज लेना दोनों पूंजीगत सम्मिलित है, पूंजीगत खाता में सम्मिलित होता है। सड़कें, इमारतें, मशीनरी, जो भी एसेट्स बनाने वाली चीजें हैं वो भी खर्च किसमें होता है, पूंजीगत में होता है। तो एक पास पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय, पूंजीगत बजट उसमें जो मत सम्मिलित होता है, इसमें तीनों बातें सम्मिलित है। उत्तर कौन सा जाएगा इसमें, डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, यहां भी थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ध्यान से समझना है इनको। चल में, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से गैर गैर योजना व्यय के अधीन आता है। देखो एक्चुअल में व्यय को फिर बजट में जैसे बता चुका हूं मैं, बजट में जो है इसमें प्राप्ति है और व्यय है, और व्यय में जो है इनको कई प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, इनके वर्गीकरण का कई तरीका है। एक पूंजी बजट के रूप में कर सकते हैं, पूंजी बजट, वो थोड़ा उल्टा हो गया, तो पहले मैं ऐसे करता हूं, राजस्व बजट एक वर्गीकरण तरीका ये है, और पूंजीगत बजट ये एक वर्गीकरण का एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका इनको कह सकते हैं
इनको विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय। जैसे कि रक्षा पर खर्च किया हमने, तो क्या है, रक्षात्मक खर्च जो है वो गैर विकासात्मक मानते हैं। सब्सिडी दे दी हमने, गैर विकासात्मक है। विकासात्मक का मतलब क्या है, हमने सड़कें बनवाया, पुल बनाया, हमने कुछ प्लांट मशीनरी बनाया, हमने ब्रिज बनाया, तो ये सब किसमें सम्मिलित होता है? तो ये सब एक्चुअल में क्या है, ये जो है पूरा का पूरा एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो है विकासात्मक डेवलपमेंट एक्टिविटी में खर्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक वर्गीकरण का और भी तरीका हो सकता है। इसी व्यय को जो है हम दूसरे तरीके से और वर्गीकृत कर सकते हैं, आयोजनागत व्यय, आयोजनागत व्यय, और दूसरा होता है गैर आयोजनागत व्यय, गत व्यय। ये सब वर्गीकरण का अलग अलग तरीका है बजट का, मतलब जो एक्सपेंडिचर और प्राप्ति जितनी हो रही है उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो व्यय को वर्गीकरण का एक अलग अलग तरीका है। अब 3 तरीके बताए, प्रश्न यही से कई बार अलग अलग तरीके से पूछते हैं। अब यहां पर प्रश्न पूछे क्या है, गैर योजनागत व्यय, मतलब यहां पर जो है इस मद में किनको किनको सम्मिलित करते हैं इसकी बात कह रहे हैं, गैर आयोजनागत व्यय में, फिर गैर योजनागत व्यय में। अब यहां पर देख रखा है, देखो देखो, अब रक्षा व्यय, भाई रक्षा जो है ये कोई योजनागत व्यय तो नहीं है, ये एक्चुअल में गैर योजनागत व्यय होता है। योजनागत व्यय का मतलब ये कि भारत सरकार ने कोई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऐसे जैसी योजनाओं पर जो पैसा खर्च करता है उनको हम योजनागत व्यय कहते हैं। इसके अलावा रक्षा पर खर्च, डिफेंस पर खर्च कर दिया बड़ी मात्रा में, 6 लाख करोड़ से अधिक हम जो है भारत सरकार रक्षा पर खर्च करता है, तो वो जो है योजनागत व्यय नहीं है, गैर योजनागत व्यय है। ब्याज अदायगी, ब्याज अदायगी तो क्या है, भारत सरकार सबसे अधिक व्यय करता है ब्याज अदायगी में करता है, ब्याज देने में खर्च करता है। जितना हमने कर्ज लिया है उस कर्ज का बड़ी मात्रा हमें ब्याज देना पड़ता है, और उसी के सबसे अधिक मात्रा में यही देते हैं। सबसे अधिक मात्रा में खर्च हमारा किसमें, ब्याज अदायगी में होता है, ब्याज देने में होता है। उसके बाद वेतन और पेंशन, भारत सरकार के जो है करीब करीब जिसमें 50-55 लाख कर्मचारी है और करीब 65 लाख पेंशनर्स है, तो भाई कि हर महीने उनको महीने के अंतिम दिन में उनको वेतन और पेंशन देना पड़ता है। तो ये भी एक्चुअली क्या है, ये सरकार का कोई योजनागत व्यय नहीं है, वो गैर योजनागत व्यय है। वैसे क्या है, उपादान, उपादान का मतलब इनको थोड़ा हिंदी में और अच्छा कह देंगे तो सहायकी, और ये भी समझ में नहीं आ रहा तो इनको बोलते हैं सब्सिडी, सब्सिडी। तो उपादान, ये सहायकी, ये फिर सब्सिडी। तो सब्सिडी भी क्या है, जैसे थोड़े पहले एग्जांपल बताया था मैंने, यूरिया वाला एग्जांपल बताया था मैंने, तो वो क्या है, सब्सिडी दिया जाता है, तो वो भी बेसिकली क्या है, गैर योजनागत व्यय होता है। मतलब प्रश्न पूछा है इनमें कि इनमें गैर अधीन आते हैं, तो इसमें थोड़ा उल्टा हो गया है, प्रश्न उल्टा हो गया। यहां पर मैं विकल्प ठीक नहीं, ठीक 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 है इसमें है, तो उसमें कौन सा आएगा, कूट का दिए है तो कूट का सही ऊपर दिए, तो उसमें क्या है 1 2 3 और 4, ऊपर के जो है चारों बातें इसमें जो गैर योजना में सम्मिलित होते हैं। उत्तर कौन सा आएगा हमारा, सी। अगला प्रश्न, कुछ प्रश्न बस और ले रहा हूं मैं, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन कवर करूंगा इसमें। अब छोटा सा प्रश्न है यहाँ पर, ये छोटा सा प्रश्न है, आर्थिक मंदी के समय, अब देखो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, आर्थिक मंदी मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक रिसेशन हो गया, रिसेशन हो गया, मतलब क्या है, मंदी आ गया है। मंदी में होता क्या है भाई, अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक गतिविधियां हैं, लेन देन जो है कम हो जाता है, उत्पादन की मात्रा कम हो जाएगा, माफ कीजिएगा, इसमें लेन देन उत्पादन की मात्रा कम हो जाएगा, तो स्वाभाविक है उस समय जो है लोग उत्पादन कम करेंगे, उपभोग भी कम हो जाएगा बहुत स्वाभाविक रूप से। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक मंदी के समय जो है ओवरऑल जो आर्थिक क्रियाएं होती है, लेन देन होता है, वो कम हो जाता है। अब लेन देन कम हो गया, उत्पादन कम हो गया, इसका मतलब रोजगार मिलना भी कम हो गया, रोजगार मिलना कम हो गया, इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ने लगी, गरीबी बढ़ने लगी, गरीबी अगर बढ़ेगा तो असुरक्षा आएगा। तो ये सब एक पूरा साइकिल चलती है। इसीलिए कह रहे हैं आर्थिक मंदी के समय राजकोषीय नीति, जैसे बता चुका हूं मैं, राज्य के कोष के प्रबंधन की नीति, राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। पूछ रहा है आर्थिक मंदी के समय, जैसे कि 2008 में जब आर्थिक मंदी आया था, 2008 में भारत में
आर्थिक मंदी आया। उसके पहले तो बहुत बार और कई बार मंदी आए हुए हैं। 1929 का मंदी जो है बहुत ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है उनको, 1929 का। 2008 में जो है आर्थिक मंदी आया था। हालांकि हमने जो है 12-13 तक वहां से बाहर निकल चुके थे, बहुत अधिक प्रभाव उस समय नहीं पड़ा था। साथ में वैसे ही अगर देखें तो कोविड के समय अगर देखा जाए तो हालांकि कोविड के समय तो कोविड तो एक प्रकार से जो है वो हेल्थ इमरजेंसी था, मगर जो है उसने एक प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था का जो पहिया है उनको रोक दिया। 1 महीने तक सब लोगों के आने जाने बंद हो गए, उत्पादन की गतिविधियां बंद, लोगों की जो है समस्याएं बढ़ गई। तो स्वाभाविक उस समय सरकार को पैसे प्राप्त होगी क्या? नहीं प्राप्त होगा। सरकार की आय कम हो जाएगी, राजस्व कम हो जाएगा। तो स्वाभाविक है अगर मंदी है उस समय, विकास रुक गया, अचानक से धप हो गया, ऐसा मान के चलिए हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट नेगेटिव चला गया, 9% तक नेगेटिव चला गया, 5% तक नेगेटिव चला गया। हालांकि उसके बाद हमने ठीक किए। तो स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में जिसमें मंदी आए है उस समय कैसी राजकोषीय नीति का उपाय करना चाहिए? भाई सरकार पैसे खर्च करे, पैसा का नहीं है तो कर्ज लेकर पैसा खर्च करे, जिससे जो है लोगों में विश्वास बनेगा, लोग उत्पादन करेंगे, लोग खरीदेंगे, थोड़ा सा रोजगार प्राप्त होगा, तब जाकर के वो मंदी दूर होगा। तो संभावना ये होता है कि आर्थिक मंदी के समय राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा कदम उठाइए संभावना होती है? कर के दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दरों में वृद्धि करना। भाई अपने पैर में कुल्हाड़ी थोड़ी मारना है, वहां पर तो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही नहीं रहा है, और थोड़ा बहुत अगर होती रहेगा उसमें अगर फिर अपनी दर बढ़ा दिया तो कहां से कुछ पैसा होने वाला है? सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना, हाँ ये बातें बिल्कुल सही है। सरकार यदि मान लो जो है बड़ी बड़ी मात्रा में, अभी हालांकि यहाँ पर जो है हाँ सरकार यदि बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट लेके आया, जैसे कि इस साल अगर देखा जाए, भारत सरकार का जो बजट वर्तमान में है मतलब 25-26 का करीब 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 जो है 65 करीब करीब 50 लाख करोड़ से अधिक का बजट है। भारत सरकार का बजट जो है 50 लाख करोड़ से अधिक का बजट, टोटल एक साल का बजट है उनका। उनमें जो है करीब करीब 11 लाख 11 हजार करोड़ रुपए, 11 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत बजट, मतलब पूंजी निर्माण, रेलवे में, सड़कें बनाने में, विद्युत उत्पादन में, बहुत सारे परियोजनाओं पर जो पूंजीगत खर्च कहते हैं उसमें खर्च कर रहा है। तो स्वाभाविक है भारत सरकार बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करता है, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से खर्च करता है। कोविड के समय तो हमने बहुत बड़ी मात्रा में कर्ज लेकर खर्च किया, मगर खर्च किया। तो इसी क्रम में कह रहे हैं कि अगर मान लो भारत सरकार बड़ी मात्रा में अगर बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर पैसा खर्च करता है, सड़कें बनाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए कुछ दिन पहले कैबिनेट ने अप्रूवल किया था, तो ऐसे अगर बड़ी मात्रा में सरकार अगर पैसे खर्च करता है तो उससे जो है पूरी अर्थव्यवस्था में क्या है, अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो तेजी से चलने लगता है। तो उत्तर कौन सा जाएगा हमारा? बी। सी ऑप्शन देख लेते हैं, कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज की दर में कमी। भाई कर बढ़ाने की बात ही नहीं है, सार्वजनिक से परियोजनाओं की व्यय में कमी, अब कमी करेंगे तो वो तो उसी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगा। तो उत्तर कौन सा जाएगा हमारा? बी। अगला प्रश्न, बस लास्ट प्रश्न एक ही ले रहा हूं, उसके बाद जीएसटी से संबंधित है, या फिर मैं इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आएगा हमारा वो जीएसटी में, यहां से प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में भी जो है आज ही कवर करूंगा मैं। तो ये तो जो है हमारा आज के लेक्चर, मैंने अब तक इसमें करीब करीब 90-91 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो ये तो जो है इसमें इकोनॉमी का चौथा लेक्चर था मेरा, और इसके बाद इसमें आज भी हो सकता है मैं इसमें बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कवर कर दूं मैं एक और नेक्स्ट लेक्चर में ही। तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न लिए हूं, बहुत लॉजिकल है, और चूंकि बजट अभी प्रश्न पेश होने वाले हैं, मीन्स संडे को पेश होने वाले, तो बजट से संबंधित जितने सारी बातें हैं उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए हमें। ऐसी भी अगर देखें तो एग्जाम निकालने के लिए जो है पूरी जो अर्थव्यवस्था है, ये भी हर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तैयारी को अपने जो है पुख्ता कीजिए, एक बार अगर तैयारी पुख्ता अगर हो जाता है तो एग्जाम निकलते हैं। हालांकि जो है मुझे मालूम है आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और मेहनत कीजिए, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, अपने आप को तराशिए, गलतियां ना हो, क्वेश्चन को बार बार अटेम्प्ट कीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल पूछे तो भी और फैक्चुअल पूछे तो भी उनकी समझ हमारी होनी चाहिए। तो लगातार प्रयास करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।